सबसे पहला फॉर्मूला ये है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। E/2m इंटू एल, ये उसका मैग्नीट्यूड है और उसका वेक्टर फॉर्म है माइनस ऑफ E/2m टाइम्स एल, फिर m/l का रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, एट 8.8 टाइम्स 10⁻10 कूलम पर kg। उसके बाद m की मिनिमम वैल्यू, नहीं उससे पहले एक फॉर्मूला था शायद, l और m का फॉर्मूला h के टर्म्स में NH/2π एंड NEH/4πm। इसमें n क्या था, h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.626 टाइम्स 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड, और ई चार्ज है, बाकी सब पता है अपने को। उसके बाद m की मिनिमम वैल्यू, m मिनिमम, ये तो हम निकाल सकते हैं बट फिर भी n की वैल्यू 1 डाल के निकाल सकते हैं। 9.27 टाइम्स 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। m magnetic moment of revolution is equal to magnetic moment of spin, so बोर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं। m मिनिमम को बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं या m को बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं? श्योर? और m spin is equal to m ही बोलेंगे ना उसको, क्योंकि हर ऑर्बिट के लिए सेम ही होगा ना उसका वैल्यू। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मतलब है, एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिखते, m net is equal to m orbital plus m spin for any n m orbital
is equal to m spin. ये आए दूसरे फॉर्मूले, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, m/v, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। इसमें इसका मीनिंग है नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मटेरियल, और ये है वॉल्यूम। इसका SI यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब, दैट इज एम्पियर पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला एल रेज टू -1 इंटू ए, करेक्ट, एम्पियर का तो वही रहता है, डायमेंशन है L रेज टू -1 टाइम्स ए। ठीक है, अच्छा, आई का एक दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज m/a। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई का, और एक मैग्नीट्यूड m/a। m is magnetic pole strength, and a is area। उसके बाद है, ये क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सारे फॉर्मूला SI यूनिट सब कुछ हो गया। अब है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B। वही हुआ ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज BA और B डॉट A, which is in, when it is maximum it will be BA। SI unit Weber and dimension mL2T-2A-1 Weber। और डायमेंशन क्या था, mL2T-2A-1। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैग्नेटिक, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, again we are studying this actually। और मैग्नेटिक फ्लक्स
density or magnetic induction is B is equal to phi B by A. ठीक है, SI यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला, यस। वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ओके, net magnetic field intensity inside an object, that is B net, is equal to B internal plus B external, but ये वेक्टर फॉर्म में है। Net magnetic field intensity is governed by both the fields. ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है, यहां से वो शुरू हो गया था ये। सो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इंड्यूस्ड है, और ये एक्सटर्नल है। सो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी आई, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बी आई इज म्यू नॉट टाइम्स आई। So we can say that B external is equal to mu naught times I plus, sorry, B net B external. B net is equal to mu naught times I plus B external. Mu naught है permeability of free space, ओके। और क्या है? Remember that by multiplying mu naught with intensity of magnetization, you get equivalent magnetic field induced. Okay, magnetizing field vector or magnetic intensity next।
H. H is equal to B external by mu naught. So B external is equal to H times mu naught. So B net is equal to H times mu naught plus I times mu naught, right? So it is equal to mu naught bracket H plus I, B net, mu naught bracket H plus I. इनका यूनिट सेम होता है. इनका यूनिट क्या था? एम्पियर पर मीटर. आर यू श्योर? एम्पियर पर मीटर. एम्पियर पर मीटर और डायमेंशंस L raised to -1 times A. Same unit. And they are saying that H is equal to minus I by mu naught. Is it? Oh, B external upon mu naught minus I. Yes, not minus I by mu naught. B external upon mu naught minus I. ये तो इसी फॉर्मूला से निकाला है. इसके बाद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. क्या है ये? काई. काई I is equal to chi H. I is directly proportional to H, so I is equal to chi H. Yeah, it's a constant. Magnetic susceptibility of the material. It represents response of a material to external magnetic field, that is the ease of magnetization of material. More chi, more ease. Mathematically, chi is equal to I by H. Ratio, it is a number, different for different materials. So, chi is equal to I by H. So, अपना फॉर्मूला क्या था? B एक्सटर्नल वाला I प्लस H और H प्लस I या I प्लस H. तो I की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना H काई H प्लस H. सही है ना? तो यहाँ से H अगर कॉमन ले लिया काई प्लस 1 बचेगा अंदर. क्या था इसके बाद? म्यू नॉट इंटू काई प्लस 1 इज म्यू.
So B external. Oh, sorry, net. Mu naught times chi plus 1 into h, which is equal to mu h. That means mu naught times chi plus 1 is equal to mu. इससे भी कुछ रिलेशन निकाला था ना. म्यू, ये काई प्लस 1 को म्यू आर लिया था. So mu naught times mu r is equal to mu. So mu r is equal to chi plus 1. And the last one is this. The net magnetic field inside the material is calculated by multiplying relative permeability of material with the external magnetic field. So B net is equal to B external times mu r, and yes, okay, यहाँ पे म्यू आर है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सारे हो गए थे ना फॉर्मूले हमने. हाँ, ये वाला तो. तो नेक्स्ट पार्ट है क्यूरीज लॉ. क्यूरीज लॉ की शुरुआती मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से होगी. क्या फॉर्मूला था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का? काई का I by h. Chi is equal to I by h. Magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is found to change inversely to their absolute temperature. Do we have this? Because we don't have paramagnetic. तो Curie's law नहीं है. Are you sure? नहीं. हिस्टेरेसिस है, चेक कर लो एक बार. Magnetic susceptibility of paramagnetic substance is found to change inversely to their absolute temperature. We can write Curie's law for paramagnetic substance as follows. पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के, तो वो ले लेते हैं. इट्स जस्ट अ डिफरेंस विच आई वांट टू शो यू. आई थिंक ये रेडीमेड होगा भी. ये सब की मैग्नेटिक, ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अलग अलग है सबके, ऐसा कोई रेंज तो है नहीं. एक मिनट, लेट मी सी इफ देयर इज अ डिफरेंस. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीकली.
और व्हाट अबाउट डायमैग्नेटिक? इसमें मैग्नेटिक फील्ड रिटेन नहीं होता, ये भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड रिटेन नहीं होता। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा बहुत रिटेन होता है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हाँ, इनका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और एज सुन एज उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालोगे वो भी निकल जाता है। सो दे आर एब्सोल्युटली नॉन मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक होते हैं, दे आर मैग्नेटिक। दे आर मैग्नेटिक मीन्स उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो इसको रिमूव करने से भी वो मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता है और वो रहता है। इनका डिफरेंस मिल जाए ना तो तुरंत समझ में आ जाए। हाँ, ससेप्टिबिलिटी देख लो। फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी इज मच मोर ग्रेटर देन 1। मतलब ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो इजिली मैग्नेटाइज होगा। याद है पैरामैग्नेटिक की -1 से n के बीच में होती है। ये n क्या है? व्हाट इज n? n is a very small positive value which is introduced to quantify paramagnetic materials. एंड डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 और -1 के बीच में होती है। तो पैरामैग्नेटिक आर लिटिल बिट मोर मैग्नेटिक देन डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आर एब्सोल्युटली नॉट मैग्नेटिक, एंड फेरोमैग्नेटिक आर द ओनली सब्सटेंसेस which are magnetic, which can be attracted by the external magnetic field. They can generate their own internal net magnetic field. रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी बताया है, जो ग्रेटर देन मच मोर ग्रेटर देन 1 है फॉर फेरोमैग्नेटिक। मतलब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर क्या बोलते हैं, इट अलाउज टू पास थ्रू इट द मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज द positions or direction of the atoms, and their magnetic moments are aligned with the external magnetic field. बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बहुत कम है, बहुत कम है लेकिन कम है। और एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से बहुत ज्यादा है, फ्री स्पेस से ज्यादा है, मतलब दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। ठीक है, यहाँ पे है लेकिन इतनी नहीं है, यहाँ पे फ्री स्पेस से कम है। ठीक है, सो इससे तो समझ में आ गया कि ये तीनों है क्या। ठीक है, अब हम लोग वो क्यूरीज लॉ समझ सकते हैं इजीली। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस फाउंड टू चेंज इनवर्सली विद देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी कम रहती है। So we can write Curie's law for paramagnetic substances as chi is equal to C by T, where C is another constant which is Curie's constant. And Curie's law does not hold good for ferromagnetic materials, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, then at a certain value the material lose the domain characteristic, because beyond certain temperature randomization becomes so much dominant that atoms within the domain are aligned randomly, thus making the domain lose its magnetic moment. तो ये एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद होता है। इट इज नॉट गवर्न्ड बाय क्यूरीज लॉ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ससेप्टिबिलिटी कम होती है। इट हैपेंस ओनली आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर। So the temperature at which ferromagnetic material loses its domain character. Domain character is getting aligned itself, the molecules, in the direction of external magnetic field. ठीक है, ये डोमेन कैरेक्टर है। उसको जब लूज करता है जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड वेयर ऑल एटॉमिक मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर।
for ferromagnetic materials. Let ferromagnetic substance lose its dominant character at Tc, then beyond this temperature, it starts following Curie's law as given by equation 19. Beyond. So Curie's law for ferromagnetic substance can be written as chi is equal to C dash upon T minus Tc, which was for paramagnetic this. For ferromagnetic it will be this. यहाँ पे T will be greater than Tc. Tc is that Curie temperature, beyond which it starts behaving like paramagnetic, and we can apply that law to ferromagnetic substance. Here C dash is constant based on the material, and the above equation is valid for ferromagnetic materials when its temperature is greater than Curie temperature. For cobalt it is around 1395 Kelvin, and iron it is 1045 Kelvin, and nickel it is 630 Kelvin. ये क्यूरी टेम्परेचर है फेरोमैग्नेटिक. गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, आई डोंट नो. गैडोलिनियम कोई है एलिमेंट इसमें? गैडोलिनियम मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ गैडोलिनियम. ओके. हिस्टेरेसिस. Visualize one magnetic substance which is repeatedly magnetized and demagnetized and then remagnetized in opposite direction and then again demagnetized. Visualize. Magnetize, demagnetize. Magnetize in opposite direction, demagnetize. फिर ये कंटिन्यू होगा. तुम लोगों को ये सिखाया है स्कूल में इस बार? ये तो पूरा सिखाया था, बाद में बाद में ओमिट हुआ था. ये चैप्टर तक सब सिखाया था, फिर इसके बाद पता चला अच्छा कि कुछ ना कुछ निकला है. अच्छा ठीक है, तो मतलब सिखाया है तो कर लेते. ये जो है ना, ये जो हमने बोला अभी, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, रीमैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डीमैग्नेटाइज, इसको एक मैग्नेटाइजेशन साइकिल बोलते हैं. अ मैग्नेटाइजेशन साइकिल involves these processes. Applied magnetizing field is of an oscillating nature. Oscillating nature means increasing and decreasing in opposite directions. Increasing in one direction, decreasing in opposite direction, increasing in opposite direction, decreasing in opposite direction. हमेशा डिक्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा. इट इज जस्ट लाइक योर पेंडुलम, ऑसिलेटिंग बिहेवियर. Let us understand how ferromagnetic material respond to this situation. To understand the behavior of magnetic material, we draw the magnetization curve as showing the variation in intensity of magnetization with the magnetic intensity, I versus H. या ये I versus H का ग्राफ है. I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. और H क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. व्हाट इज I एक्चुअली? I का फॉर्मूला क्या था? So, do you think that I concerns the material or what is happening inside the material? है ना? I concerns what is happening inside the material. मैग्नेट के अंदर मैग्नेटाइजेशन का क्या स्टेटस है वो हमें I बताता है. कितने हाँ, कितने मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन हो रहे हैं एक सिंगल डायरेक्शन में, कितना रैंडमनेस कम है, वो हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताता है. और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज समथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल स्ट्रांग है कि वो अंदर के मटेरियल को अलाइन कर पाता है कि नहीं. So H is related with external situation, I is related with internal situation. ठीक है, तो ये I वर्सेस H को हम लोग स्टडी कर रहे हैं. अब ये जो ऑसिलेटिंग बिहेवियर जो नेचर है वो किसका है? इंटरनल या एक्सटर्नल? नहीं, एक्सटर्नल है ना. ऑसिलेटिंग नेचर एक्सटर्नल है, उसकी वजह से इंटरनल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं. बट हम किसको ऑसिलेट कर रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं,
फिर उसको डिक्रीज कर रहे हैं, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है. So that is the changes we are bringing in the external magnetic field, that is H. Due to the changes in H, I will change, and that's what we are studying कि कैसे changes आते हैं. Graph starts at point O, which is the origin for I and H axis. Starting हमेशा O से होती है. ये जो शेप है ऐसा लीफ जैसा, उसमें स्टार्ट हमेशा O से करना. तो OA is the first step. ठीक है. The origin of graph means that when there is no external magnetic field, there is no magnetization at all. When we increase the magnetic intensity slowly, intensity of magnetization will also increase. And beyond certain magnitude of intensity of applied magnetic field, a state of saturation comes when it is not possible to increase the intensity of magnetization by increasing the magnitude of applied magnetic intensity. तुम इंक्रीज करते जाओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच, बट इट कैन रीच ओनली अ मैक्सिमम वैल्यू अप टू ए के बाद यस, ए के बाद द कर्व विल बिकम ऑलमोस्ट फ्लैट, द लाइन विल गो लाइक दिस अहेड. सो ये जो लाइन अगर आगे लेके जाओगे तो इट विल गो लाइक दिस straight ahead. ठीक है. You are not going here actually. Once it becomes flat, you stop here. Means you stop increasing the external magnetic field when the graph becomes straight. When the value of magnetic intensity becomes constant with the respective increase in the external magnetic field's value. ठीक है. So that is state of saturation. It is not possible to increase intensity of magnetization by increasing the magnitude of applied magnetic intensity. This state is called state of saturation. We have represented this state by point A. After achieving the saturation state, there is no use of increasing magnetic intensity because it cannot further increase the percentage of magnetic moments aligned in the direction of magnetizing field. मतलब इसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बिकॉज इट कैन नॉट फर्दर इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो और मैग्नेटिक मोमेंट्स को अलाइन नहीं कर सकता अपने डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल. सो वी डोंट इंक्रीज फर्दर. नाउ लेट अस स्टार्ट डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. Then what we come to know is that the material does not follow the same path OA when the field is decreased. The material follows a different path. O से 1 पे जाने के बाद, A पे स्टॉप करने के बाद जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कम करते हैं, the material does not follow the same path. That means you go on decreasing the external magnetic field or magnetic intensity, but the intensity of magnetization follows a different path. It does not drop down to zero. Means कि जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम से जीरो नहीं हो जाता, अंदर मैग्नेटाइजेशन रिटेन रहता है, अंदर का मैग्नेटाइजेशन रिटेन होता है. एंड देन ए टू बी पे जब ग्राफ आता है, बी पे तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुका है, बट जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ. मतलब अभी भी अंदर कुछ मोमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड है इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिटेन हुआ है I, which is non-zero at point B. At point B, we see that magnetic intensity of the applied field has become zero, but intensity of magnetization of the material does not become zero. The reason behind this is that when external magnetizing field becomes zero, then many of the atoms, atomic magnets, remain aligned in the same direction. Due to this, material is also not demagnetized completely.
The amount of intensity of magnetization left over in the material when the applied magnetic intensity is made zero is called retentivity of material. यही है वो retentivity. It is also known as remanence or residual magnetism, which is OB. इस चैप्टर में क्यों इतने से है यार, अच्छा ही है. It all makes sense somehow. When you are building a generator, you should know these facts about the material which you are using to make it, so that your output is maximum. ये सारी चीजें connected हैं, I feel. It is also known as remanence or residual magnetism. Generally, what is the meaning of retention? It means how much information you can memorize, retain. Atoms once aligned do not again randomize immediately after magnetizing field is removed. They retain. They have the memory. Now we are at point B. This is something different, okay? Where magnetic intensity has become zero, but material has retained magnetization of some amount by OB. Magnetizing field is further increased in the opposite direction so that due to unstable equilibrium, already aligned atomic magnet starts randomizing. Now we want to randomize those atoms which are retaining the magnetic intensity of magnetization. सो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बी से आगे फील्ड को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे. ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जब जाएंगे एक पॉइंट आएगा बीच में सी. हाँ, जब सारे एटम्स रैंडम हो जाएंगे, जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडमली हाँ रैंडमली एसोसिएट करेंगे एक दूसरे से, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो हो जाएगा. वो पॉइंट है सी. बट यहां सी पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच? इट वोंट बी, इट विल बी समथिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव, बट इट वोंट बी जीरो. ठीक है. ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच और इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, now the atoms starts rearranging themselves or realigning themselves in the direction of applied magnetic field, external field, in the opposite direction, in its own direction, in the applied field's direction. ठीक है. and again a point of saturation reaches at D. D के बाद वो वापस और अलाइन नहीं हो सकते. दैट इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. तो डी पे हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना स्टॉप कर देंगे, एंड अगेन वी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड in the decreasing the magnetic field, not in the opposite direction. Decreasing means opposite direction. ठीक है. But when the magnetic field becomes zero, again there is a retentivity at point E. Point E पे अगर देखोगे तो रिटेन होगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल, जिससे कंप्लीट रैंडमनेस नहीं अचीव होगी, एंड देयर विल बी सम अलाइनमेंट although the external magnetic field has become zero. And from this point, if you go on increasing the external magnetic field in the original direction, after certain point of time the randomness will be achieved at point F. So this is basically the whole हिस्टेरिसिस का. लेकिन इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे हमको समझना है. The magnitude of magnetic intensity in an opposite direction to demagnetize the substance completely is called coercive force or coercivity of the material. In graph shown here, OC represents coercive force. OC is the coercive force which is required to demagnetize the material completely. A larger magnitude of coercive force means that once the material is magnetized, it does not easily
डीमैग्नेटाइज। तो कोएर्सिव फोर्स लार्जर है, मतलब इट इज गुड। Hence, large coercive force is a desired property for the material to be used for making permanent magnets. If you are looking for a material suitable for making permanent magnet, then you need large coercive force material. लार्ज कोएर्सिव फोर्स का ये भी मतलब होता है कि जो हिस्टेरेसिस लूप का जो थिकनेस है ना, OC और OF should be large. Hysteresis loop should be thick enough in the middle part. That means coercive forces are larger and the material does not get demagnetized easily. उसका शेप से हमें पता चल सकता है, यहाँ पे समझ में आ ही रहा है स्टील का ज्यादा है या आयरन का, स्टील का. सो स्टील इज बेटर एज अ परमानेंट मैग्नेट. Higher retentivity is one desired property of material for making permanent magnets. But in the case of permanent magnets, we cannot compromise with coercive force. And this is more important because permanent magnet is not supposed to get demagnetized easily. Steel. High retentivity, iron. Iron का higher retentive, वो vertical distance, that is OB is higher retentivity. But permanent magnet में we require CF to be larger, not OB or BE. So iron is more suitable as a electromagnet. Steel is more suitable as a permanent magnet, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन क्विकली होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट में नहीं. सो हिस्टेरेसिस लूप देख के ही समझ में आता है क्या किसके लिए सिलेक्ट करना चाहिए. Generally, magnetization curves are drawn between magnetic field induced BI inside the material and magnetic field intensity H, not IH but BIH, because it is more convenient to measure the magnetic field induced. It is not convenient to measure I, but BI measure करना ज़्यादा convenient. The relation between intensity of magnetization and magnetic field induced inside material is given by B is equal to mu naught times I. The shape of the graphs of I versus H is identical to that versus BI versus H. Now, magnetic field intensity is further increased in the opposite direction beyond point C. And then the atomic magnetic moment starts aligning in negative direction due to negative direction of applied field. Further, or in increasing magnetic field vector, a state of saturation comes in the negative direction, as it was the case when we were increasing the magnetic field in positive direction. Let it be represented by point D on the graph. After the state of saturation is attained, we start decreasing the magnetic intensity applied along negative direction. Similarly, the graph reaches point E, as it was B in the case of positive half of the graph. Point E represents retentivity in negative direction. Further, when we increase magnetic field in the positive direction, then it becomes opposite to the residual magnetism and demagnetizes the substance, while the graph reaches point F on F is on, I think, x-axis. X-axis पे था F. Here point F represents the coercive force in the opposite direction. Likewise, when we increase the magnetic field further, then again the state of saturation comes and we reach point A. Now you know that if you repeat the same thing continuously, the graph will never retrace AO. It will always go in FA direction. Now you can see that loop formed in I versus H graph. This loop is called hysteresis loop and it involves repeated magnetization and demagnetization in opposite direction. So in each cycle, some heat will be generated. Thicker loop for a material indicates more amount of heat will be liberated than a material for which hysteresis loop is thinner. Coercive force जितना ज़्यादा उतनी heat तो liberate होगी.
A thicker hysteresis loop for a material indicates that more amount of heat will be liberated when it goes through magnetization cycle than a material for which the hysteresis loop is thinner. The area of hysteresis loop represents the energy dissipated per unit volume in the material. The hysteresis loop is thin for soft iron, hence when it is subjected to variable magnetic field, then the amount of heat developed will be lesser in comparison to steel. A hysteresis loop for steel is thicker than soft iron. Hence we prefer soft iron core for transformers from the point of view of saving energy. We don't want heat to be generated in transformer cores. That is loss or dissipation of energy. By studying hysteresis loop, we can get great deal of information about magnetic properties such as coercivity, permeability and retentivity. By studying these properties, we get to know which kind of material is suitable for which application. The ferromagnetic substances are used in various applications such as computer memory, in making permanent magnets, cores of transformers, motors, generators. We have already discussed the steel, that steel is one choice for making permanent magnets due to its large coercive force. Now think about making electromagnets. They are supposed to be temporary magnets. When switched on, it starts behaving like magnet, and as soon as switched off, loses magnetism. Clearly, high coercive force is not the desired property for the magnetic material to be used as a core of electromagnet. To make electromagnets, we normally use a material for the core that is easily magnetized and easily demagnetized. Soft iron is such material. अच्छा, ठीक है, हो गया खत्म. तो we can try these questions, because they are सारे जो न्यूमेरिकल्स अभी तक किए हैं उसके ऊपर ही बेस्ड, मतलब जो फॉर्मूले हमने आज भी रिवाइज किए. लेट्स ट्राई. I'll stop the recording.